जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उनसे कहीं पूछा गया कि क्या अब उनसे इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं, नंबर्स अनब्लॉक हुए हैं, राब्ते बहाल हुए हैं। उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, ये ज़रा सुन लीजिएगा, फिर आपका तबसरा चाहूँगी। क्या सर वाकई अब पॉलिटिकल जमातों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की वो अहमियत नहीं रह गई, अब इररेलेवेंट हैं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए? जी, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि पॉलिटिकली इररेलेवेंट है क्योंकि वो साफ ज़ाहिर है कि वो इररेलेवेंट तो नहीं हो सकते जी पाकिस्तान के सिलसिले में। नहीं, इररेलेवेंट नहीं, पॉलिटिकली इररेलेवेंट जो राब्ते या डील्स हुआ करती थी। जी काश के ऐसा होता, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता। ये उसी सूरत में मुमकिन था कि कोई पॉलिटिकल स्पेस ऐसी ना रह जाती जिसको कि पॉलिटिकल पार्टी ख़ुद ना भर लें, और अफहाम व तफ़हीम और गुफ्तगू और डायलॉग पॉलिटिकल स्पेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये तो एक दूसरे के साथ बैठना तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, तो कैसे इररिलेवेंट हो सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट या सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या नैब या जितने भी इदारे हैं बड़े जिनके कोई मोतबर हैं। तो हालांकि ऐलान भी किया है फ़ौज ने कि वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहते हैं, और ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल होने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। अगर हम पंजाब के इलेक्शन देखें, अगर हम वर्डिक्ट्स देखें और ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये ज़रूर उनको घसीट के वापस लाएंगी। इसलिए नहीं कि ये ख़ुद मतलब लेकर आएंगी फिज़िकली, ये ऐसा तमाशा बरपा रखेंगी जिससे और कोई किसी चीज़ के इम्कान नहीं। हाँ, अलबत्ता एक और ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को लोग समझते हैं कि शायद वो ख़तरनाक है। मेरे अपने ख्याल में अगर लोगों का वर्डिक्ट ले लिया जाए, अवाम का वर्डिक्ट ले लिया जाए कि वो इन 13 जमातों के साथ हैं या उस एक जमात के साथ हैं, या उन 13 जमातों के साथ कितने कितने लोग उनके साथ हैं, और फिर सबसे बड़ी जमात कौन सी है, तो तब तो जाके ये मामला ठीक हो सकता है। क्योंकि अभी देखें जी अर्ली इलेक्शंस एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि बात ये है कि अब जो सूरत हाल है वो पॉलिटिकल इम्पैस है कि चाहे आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, केपी हो, पंजाब हो, इवन पार्शली बलूचिस्तान हो, वहाँ पर एक बड़ी पार्टी का अमल दखल है, और सिंध में एक अलग पार्टी है, और सेंटर में एक मलूबा बन के बैठा हुआ है। साफ ज़ाहिर है कि रिजवाना साहब बहुत ज़्यादा जानते हैं लॉज को और हर चीज़ को, इसको वो जस्टिफाई कर तो सकते हैं पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है, एक प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड होती है। मेरे अपने ख्याल में ये मुल्क स्टैंड स्टिल है, रोज़ बरोज़ हमारी मईशत नीचे जा रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड स्टिल है, और ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। अवाम की कोई बात नहीं कर रहा, या एवन फील्ड की बात हो रही है या तोशा खाना की बात हो रही है, और एक दूसरे के ऊपर ये कि जी ये आपने पैसे लिए तो आपने भी पैसे लिए, फॉरेन फंडिंग, इन सब का फैसला तो होना ही चाहिए और बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरा अब ख्याल ये है कि अब अवाम से पूछ लें कि आपको इन दोनों धड़ों में से कौन सा धड़ा पसंद है, उनको कहें कि भी आप मुल्क को। जनरल साहब आपकी राब्तों की बात सुनिए तो दोनों की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई कि कहीं राब्ते तो आपस में बहाल नहीं हो गए इनके। जी राब्ते बहाल हो जाएंगे। ये जो आपने सवाल पूछा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसमें थोड़ा अर्ज करूं। जी सर, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है, इसी तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी एक मकाम है, और हमारी मिलिट्री नेवी एयरफोर्स के ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट के साथ और चाइना के साथ और वेस्ट के साथ और भी ममालिक है, टर्की के साथ। तो मेरा अपना ख्याल है कि पहले भी आपने सही कहा कि आर्मी चीफ ने बहुत मदद की है पीटीआई की बहुत सारे सिलसिलों में, जिनकी अभी गिनती करूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। और आखिर में अगर यहाँ तक कि ये रिकोदिक का मामला जो था, और ये ब्रिटिश एयरवेज को यहाँ पर लेकर आना और लोगों से पैसे लेकर आना, इसमें उन्होंने पहले भी काम किया है। इवन सऊदी अरब, अगर जी इवन सऊदी अरब, तो अब अगर उन्होंने कोई और काविश की है तो मेरा ख्याल है गो को इसको मेरा अपने ख्याल में इस तरीके से पब्लिक नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने कोई बात की थी, मुझे नहीं पता किस तरीके से हो गई, या ISPR ने खुद किया है या जैसे भी किया है, लेकिन इसमें कोई मजायका नहीं है। ये एक सपोर्ट है मुल्क के लिए, इस वक्त मुल्क को जरूरत है जी ज़र मुबादला की, जिस तरीके से भी वो करे, तो मैं इसमें कोई कबाहत नहीं समझता। ओके अली मोहम्मद साहब, आपको मेरा सवाल पहुंच गया था आप तक? जी बिल्कुल, प्लीज जवाब दे दें। देखें, जो अर्ली सिचुएशन है वो ये है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो मिनिमम हो। लेकिन इस वक्त जो आपने पूछा ना कि राब्ते
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी जमात है। 2 सूबों में हुकूमत है, मरकज में हुकूमत हमारी रजीम चेंज से गिराई गई, लेकिन आज भी पार्लियामेंट्री सबसे बड़ी पार्टी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। तो ये हो नहीं सकता कि एक ऐसे मुल्क में आपके जो है वो राब्ते एक लेवल पे ना हो, वो हमेशा रखने पड़ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी रखने पड़ते हैं, सब रखते हैं। और वो जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हो। लेकिन ये हमारी तारीख का एक अलमिया है कि सियासतदान अपने मसले खुद से आपस में बैठ के हल नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहते, या कैपेबिलिटी नहीं है, या माहौल ऐसा नहीं मिला, या हम पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुए। बहरहाल अब अगर उस तरफ हमारी पेशरफ्त है, ये अच्छी बात है, दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन ये जो अभी हाल ही में पिछले 4 महीने गुजरे हैं, उसमें ना पाकिस्तान ने गेन किया है, और ये जो कुछ हुआ है उसमें छींटे एस्टेब्लिशमेंट पे भी पड़े हैं, और वो कोई अच्छा नहीं हुआ। और बेहतर ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी बतदरीज पॉलिटिकल सीन से बाहर हो, सियासतदान अपने मसले खुद से हल करें। प्रोफेशनली हमारी फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन नंबर 1 फौज है, और मेरे ख्याल में अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो जो कि ज़ाहिर करते हैं, तो सबकी बेहतरी इसी में है कि जितना हो सके हम उन लोगों को पॉलिटिकल चीजों में ना जो है उनको लेके आए, बेहतर उनको अपना काम करने दें। लेकिन ये तब अली होगा, मोहम्मद खान साहब, माजरत के साथ ये आइडियल सिचुएशन तो मैच्योर है। होंगी। हाँ, आइडियल सिचुएशन तो है जो आप इस वक्त स्केच कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो सब माजरत के साथ हमने माजी में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली इमेच्योरिटी इस सेंस में जिसमें आप बात कर रहे हैं कि साथ बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते, एक दूसरे के साथ डायलॉग्स नहीं करते, तो वो तो उसमें तो सरे फहरिस्त पे पीटीआई आती है, पीएमएलएन हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, दीगर जमातें हो गई। उन्होंने कई बार कहा मिल बैठे बात करें। खान साहब ने कहा कि मैं कौम परस्तों से, बलूचिस्तान के इधर उधर उनसे भी बात कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा। तो ये तो फिर आपकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी हुई। नहीं, आज से तो ये बात नहीं है, ये आप तब से देख लें, बल्कि हमारी पैदाइश से पहले से ये कहानी चल रही है। भुट्टो साहब के दौर से जो 9 सितारों की तहरीक उनके खिलाफ चली, पीएनए की, वो भी यही था, आपस में बैठ के अपने मसले हल नहीं किए। उससे पहले भी अगर आप थोड़ा सा और भी हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, अगर हमारी सियासी फोर्सेस आपस में बैठती, शेख मुजीब साहब का राइट था, उनको दे देते, भुट्टो साहब पाकिस्तान के लिए कुर्बानी कर देते, इधर हम उधर तुम ना कहते, पाकिस्तान ना टूटता। सियासी जमातों ने कुर्बानी की नहीं की, सियासी फोर्सेस जो है आपस में उस जमाने में भी नहीं बैठे। अब और पैसे, लेकिन क्या आपने माजी से कुछ सीखा? नहीं सीखा, फिर तो सवाल ये है। देखें, ये इसमें ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ये बहुत अमीर एक टॉपिक है कि क्या जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो उन्होंने अपने आप को मैच्योर किया, या ऐसा माहौल बनने दिया गया कि मैच्योर हों। 90s में आपको बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां साहब का भी याद होगा कि म्यूजिकल चेयर्स की सियासत थी। भुट्टो साहब के दौर में भी ये हुआ, मियां साहब के दौर में भी ये हुआ, और अभी माजी करीब में भी आप देखें। तो ये सब ने इसमें कोशिश करनी है, अकेले तहरीक इंसाफ को आप इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। सब जमातों ने इसमें अपना रोल अदा करना है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग्स करके ही एक साथ बैठी हुई है। वो आपको सूट करता है या आपको सूट नहीं करता है, वो आपके खिलाफ सारी मिलकर बैठी नहीं है, लेकिन ये सारी सर जोड़ के बैठी है, सिर्फ आप अलग खड़े। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो जरा चीफ इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी बात करते हैं। जनरल साहब, ये नए इलेक्शन की बात आप भी कर रहे हैं, नए इलेक्शन की बात राजवाना साहब ने कहा कि हम भी तैयार हैं, अली मोहम्मद साहब का तो देरीना मुतालबा है, लेकिन मसला फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जिसको मुतनाज़ा बनाने की बात हो रही है, और ये भी कहा गया कि अब जुडिशल कमीशन में उनके अगेंस्ट रेफरेंस फाइल किया जाएगा। तो क्या मुतनाज़ा होते जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी तब्दीली नागुज़ीर है, और उनके होते हुए फिर जो इलेक्शंस होंगे वो काबिल कबूल होंगे पार्टीज के लिए? देखिए, बात यह है कि अगर कोई शिकायत है जो अभी तक जो इलेक्शन हुए हैं, तो उसका भी तरीक़ाकार यही था कि उसके फ़ोरम मौजूद हैं, वहाँ जाके वो शिकायत का अदाला किया जाए। अगर हम एक तरफ डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शंस हों, और साथ ही ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के तहत ना हो, तो फिर तो ये इसका कोई समझ से बाहर है बात। क्योंकि अगर नया इलेक्शन कमीशन, अगर मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन कमीशन नहीं मानते और किसी तरीके से कोई रजामंद हो जाता है, जो कि जिसका कोई इम्कान नहीं है, इनको हटाया नहीं जा सकता अपनी आइनी मुद्दत जब तक ये पूरी ना कर लें,
अगर कोई इस पर रजामंद हो भी जाए तो नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करेगा? यही गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और साथ जो और ऑपोजिशन में वो जो एक साहब बैठाए हुए हैं वो अपॉइंट करेंगे। उस वक्त पीटीआई को कौन पूछेगा? जी ही। तो पीटीआई को ये सोचने की ज़रूरत है कि पहले भी इलेक्शन कमीशन के पर जो भी उनके खदशात थे उसके बावजूद ये इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, तो आगे भी इनको हौसला करना चाहिए और अवाम की जो इनको बेशुमार और पुरजोर हमायत हासिल है उसके ज़ोर पे अगर कोई ऊंच नीच 19-20 का फ़र्क हुआ तो वो पूरा हो जाने के इम्कानात पूरे मौजूद हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये डुप्लीकेट मुतालबा ना करें, ये जो कि एक आप समझें कि अपोजिंग मुतालबा है कि एक तरफ आप कहें कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों, दूसरी तरफ आपका मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जाए, तो मेरा ख्याल ये दोनों बातें नहीं हो पाएंगी। फैसला कर ले पीटीआई के उसमें से दोनों में से कौन सी बात पर इन्होंने जोर देना है। और दूसरी बात रजवाना साहब ने जो शुरू में कहा था कि ये अगर रहते इसमें नेशनल असेंबली में, उसका मैं भी तायद करता हूँ कि वो रहते तो उसके बावजूद वो जा सकते थे सड़कों के ऊपर, उसके बावजूद वो अपने सारे ये जलसे जुलूस कर सकते थे। आज ये फ़ायदा होता कि अगर दो लोग भी उधर से उठ के मिल जाते पीटीआई के साथ तो दोबारा इनकी हुकूमत आ जाती, इलेक्शन कमीशन ही अपनी मर्जी से बनाते, इंटरिम हुकूमत ही अपनी मर्जी से बनाते। अब ना इंटरिम हुकूमत इनकी मर्जी की बनेगी और ना इलेक्शन कमीशन कहीं जाएगा, और ये इस किस्म के मुतालबात जिसका आइन में कोई हल ना हो वो कैसे हो सकता है? सिर्फ आप इस जोर पे तो नहीं कर सकते ना कि लोग, ये तो मैं भी मानता हूँ कि अक्सरियत लोगों की इनके साथ है, लेकिन उस अक्सरियत के बलबूते पर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड तो नहीं कर सकते। तो मैं फिर वापस उधर ही आऊँगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है। इस वक्त जो हो चुका है उसकी बुनियाद पर इसका और कोई हल नहीं है कि जो मुख्तदर इदारे हैं वो आके इनमें सुलह सफाई कराएं, इलेक्शन का माहौल बनाएं, इलेक्शन हो, लोग फैसला करें कि वो किसके साथ हैं, और वो उसके बाद फिर आगे सारे मामला चलें। ठीक है, तो ज़रा राजवाना साहब, अब जो इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा बनाने वाला मामला है तो मुतनाज़ा तो बनाया जा रहा है, पीटीआई बना भी रही है, तो इसका फिर कोई हल है आपके पास या इनकी तब्दीली के कोई आसार या कोई तरीक़ेकार? देखें, बसद-ए-एहतराम इमरान खान साहब को लाडला भी कहा जाता है। 70% वोट लेने वाली जमातें पार्लियामेंट में हैं, 30% वोट लेने वाले इमरान खान साहब सड़कों पे। क्या ये पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यरगमाल बनाना है? क्या इस पाकिस्तान को इमरान खान साहब के मुतालबात पे चलाना है? क्या इस पाकिस्तान को इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना है? क्या इस पाकिस्तान में इमरान खान साहब सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए आए थे? भाई, यू आर ए पॉलिटिकल लीडर, आपकी ज़रूरत है तो आप आए। अब इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़े से पहले ये कह दूं, अभी मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे थे अक्सरियत की बुनियाद पर हमारी पार्टी थी, हम वजीर आजम थे, हमें वो जो भी साजिश की बातें थी वो सारी वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट में भी होगी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में होगी। पंजाब में अक्सरियती पार्टी तो पीटीआई है और चीफ मिनिस्टर बन गए 10 सीटों वाले, तो क्या ये कॉल ऑफ फेल का मतलब तजाद है या ये और जिसको पंजाबी में कहते हैं कि इट्स अ डिफरेंट पॉलिटिक्स? अब इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आ जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में खान साहब ने कंसेंट दी। आपको याद होगा शेख रशीद साहब की मुंह नहीं थकता था इनकी तारीफ करते हुए, ठीक है जी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास फॉरेन फंडिंग केस है, हर पार्टी का है, दूसरी पार्टियों का भी है, ठीक है जी। अब इसी इलेक्शन में मैं हर चैनल पे ये कहता हूँ, ये ऐसा इलेक्शन था जीतने वाला कह रहा है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली कर रहा है, हारने वाला तो चलो कहे कौन सी धांधली है। अभी जनरल साहब ने कहा कि उसका एक तरीका है जाके आप कंप्लेंट करें। कितनी कंप्लेंट्स आई हैं? मेरा ख्याल है 15-20 आई हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है मास्टर राजवाना साहब। जी सर, आखिरी बात ये है कि आप सर बंदों को तो डिफेंसिव करते हैं, कभी न्यूट्रल को डिफेंसिव कर दें, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिफेंस, तो क्या पाकिस्तान अकेला इमरान खान साहब का है? बता दे मुझे। बाकी पार्टी 70% सही बात है क्या? ठीक है, मैं इसी पे जवाब ले लेती हूँ अली मोहम्मद खान साहब ने कि क्या पाकिस्तान अकेला इमरान खान साहब का है, जो राजवाना साहब ने सवाल उठाया। और उसके साथ साथ ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, आपको लगता है अली मोहम्मद खान साहब कि कहीं ना कहीं ये डैमेज करेगा पीटीआई की क्रेडिबिलिटी को?
नहीं, डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि 5, 6, 7, 8 साल से लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। और ये वही सोच है माफिया की कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन जब कोई उनको चैलेंज करने आ जाता है फिर मिलके उसको बाहर निकालते हैं। ये माफिया हर जगह काम करता है, बिजनेस कम्युनिटी में भी होता है कि आपस में एक उन्होंने मार्केट पे कंट्रोल किया होता है, कोई नया प्लेयर आता है उसको बाहर निकालते हैं। अब ये उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि पहले रजीम चेंज के जरिए हुकूमत से निकाला अमेरिका की ईमा पे, और उसके बाद जनाब वाला इलेक्शन जब हार गए और पंजाब के अवाम ने रिजेक्ट किया, तो बजाय इसके कि उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट करते हैं, आपको देखें हमें बता रहे हैं ना, तो खुद भी उस पर अमल करें कि इज्जत से आप अपनी जगह छोड़ देते हैं। कि जब आपने देख लिया कि परवेज इलाही साहब के पास अक्सरियत है, आप उनको हुकूमत बनाने दें। आपने वहां एक 2 रंगी पॉलिसी इख्तियार की, फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको सुबकी का जो है वो सामना करना पड़ा। जब पंजाब के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, जब अदालतों से आपको नाकामी हुई, जब पाकिस्तान के अवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया, अब आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के कंधे पे बंदूक रख के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग करें। इस तरह से कभी भी नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है। माजी में आपने करने की कोशिश की, नुकसान उठाना पड़ा, और मैं समझता हूं अब भी उठाएंगे नुकसान, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। और उसको अगर आप इलेक्शन कमीशन के जरिए आउट करना चाहेंगे, और किस बात पे, सारी डिटेल जो है वो हम वहां पे दे चुके हैं। हमारी जमात पहली जमात है जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है, चंदे से अपनी जमात या ब्लैक मनी से नहीं। तो अब ये जमात अपनी वहां पे जो है वो रिपोर्ट्स वहां मुहैया कर दें। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को एज ए प्रेशर टैक्टिक यूज नहीं करना चाहिए। आए, नए इलेक्शन की तरफ बैठे और नए इलेक्शन का फैसला करें, और अवाम के जरिए जो भी हुकूमत में आती है, लेट देम गवर्न दिस कंट्री। ठीक है जनरल साहब, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान PTI का है या ये पाकिस्तान PDM का है, ये फैसला अवाम को करने दे, क्योंकि पाकिस्तान अवाम का है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच राजवाना साहब, अली मोहम्मद साहब। मसले का हल इस वक्त जो नज़र आता है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना या माशी अदम इस्तेहकाम को करना, फ्रेश मैंडेट, हल्के हैं, क़ुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं, खुद सोचेंगी, खुद फैसले करेंगी, बेहतरीन हल यही है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर भी PTI के मुंतखब हो गए हैं और वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। लेकिन दूसरी तरफ PMLN स्पीकर का जो इंतखाब था उसको कलअदम कराने के लिए एक दफ़ा फिर उन्होंने अदालतों का रुख कर लिया है। दूसरी तरफ PTI ने इरादा किया है और ये फैसला कर लिया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका केस उन पर रेफरेंस फाइल किया जाएगा जुडिशल कमीशन में। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये किसको कितना फ़ायदा पहुंचाएंगी, इस पर भी ज़रा बात करेंगे, कुछ और सवालों पे भी जवाब लेंगे। लेकिन आज जो फॉरेन फंडिंग वाला केस था उस पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ सवालात उठाए, कुछ बातें उन्होंने की, सुनते हैं क्या कह रहे थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बात कर रहे थे उस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने भी आज गुफ्तगू की और उनकी जो गुफ्तगू का महवर था वो इलेक्शन कमीशन था। क्या कह रहे थे ये भी सुनिएगा। पहले फैसले जो बंद कमरों में होते थे सियासी जमातों में, अब वो भी नहीं हो सकेंगे। उन पे आने से पहले एक मुलाकात हुई है परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से। इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। हम चाहते हैं ये फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आना इन दोनों के साथ चाहिए ताकि मीडिया को, लोगों को कंपैरिजन मिल सके कि कैसे फंडिंग हुई। देखिए, रेजिग्नेशंस इररेलेवेंट है। हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ताला वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, जिन्होंने उस वक़्त इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया जो उनकी आइनी जिम्मेदारी थी आइन के तहत कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। नाज़रीन, तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, तमाम का जो जिसको कहना चाहिए कि निशाना है वो इदारे हैं। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों पीछे रहते हैं? वो भी कुछ कह गए, वो भी सुन लेते हैं। जितना ताकतवर से ताकतवर कोई शख्स है किसी भी इदारे में कि दिल के कानों से सुन लो, इदारों के अंदर के लोगों ने उन्होंने इदारे को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ झूठे केस नहीं बनाए कि हमारे खिलाफ कोई भी फाइल आएगी, फाइल हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। पता नहीं किसके मुंह पे वो फाइल मारने की बात कर रहे थे, तो जरा गुफ्तगू किए लेते हैं जो आज के सीनियर पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, फॉर्मर MNA PTI के, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर
फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मलिक मोहम्मद रफीक राजवाना साहब, फॉर्मर सेनेटर PMLN, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट। तमाम मेहमानों को खुशामदीद आज के प्रोग्राम में, और आप लोगों की भी और अपनी भी मुश्किल आसान करने के लिए जो आज के 5 सवाल हैं, पेपर जो है वो मैं लीक किए देती हूँ ताकि उसके सवालों के जवाब मुझे आपसे मिल जाए। सवाल नंबर 1, अदालती फैसलों पर तनकीद करने वाले फिर पार्लिमानी फैसलों के लिए अदालतों में हाजिर, ऐसा कब तक चलेगा? सवाल नंबर 2, सियासी जमातें अपनी लड़ाई खुद लड़ने पर राजी, क्या वाकई बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया? सवाल नंबर 3, फॉरेन फंडिंग केस PTI की साख के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? सवाल नंबर 4, PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े होते जा रहे हैं? और आखिरी सवाल कि वफाक की हुकूमत वफाक तक महदूद, मुल्क आखिर कैसे चलेगा? तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और दोनों सियासी शख्सियात की इजाजत से जरा जनरल साहब से इस हवाले से बात किए लेते हैं। जनरल साहब, बात जो मसला ये है कि अदालतों पर ही आप अदालतों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अदालतों पर ही आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहे। हमने 9 अप्रैल भी देखा और फिर हमने ये पंजाब के जो इंतखाबात थे वजीर आला वाला, वो भी हमने देखा, और अब स्पीकर के इंतखाब के लिए भी एक दफा फिर होनी है अदालतों का। तो जब आप खुद मुतनाज़े बनाते हैं तो फिर आप इंसाफ की तवक्को कैसे करें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये रवैया कोई अभी नया नहीं है। ये आपने देखा कि काफ़ी पीछे अगर हम बातचीत करें तो ये पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत, जब भी कोई ऐसा फैसला आता है जो पसंद नहीं होता उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई चीज़ें तलाश करते हैं। तो बहरहाल फैसले के ऊपर तनकीद तो वैसे भी चूँकि मेरा ख्याल है कि अलाउड है, इसलिए ये करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो भी ये रस्साकशी हो रही है, मुझे इसमें यह ख़दशा है कि कहीं रस्सा ना टूट जाए, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल एक दूसरे के साथ ना बैठने को तैयार हैं ना बातचीत करने को तैयार हैं। और ये चूँकि 2 बड़ी पॉलिटिकल पावर्स हैं, तो इनका अगर आपस में इन्होंने कोई फ़ैसला ना किया तो कोई और इनका फ़ैसला नहीं कर सकता। इसलिए जैसे आपने खुद कहा कि सारे इदारे तो कंट्रोवर्शियल बना दिए, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे नैब हो, चाहे हायर जुडिशरी हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हो। पहले तो ये होता था कि चले कोई बीच बचाव करने वाला आ जाता था जिसकी कोई थोड़ी सी साख होती थी। अब तो सबकी साख इन दोनों ने मिलकर या जैसे भी है वो खाक में मिला दी गई है। तो अब किसके पास ये जाएंगे? और ये जो फैसले जैसे अभी मौलाना साहब बात कर रहे थे, वो तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे फैसले सड़कों पर होने हैं, जैसे एक दंगल होना है, कुश्ती होनी है, उसके बाद फैसला होगा। खुदा न खास्ता यहाँ तक मामला गया तो ये यहाँ पर इनके पास किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा और पूरा मुल्क जो है वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये समझें, आपस में बैठने की कोशिश करें। अगर इनको मुश्किलात पेश आती हैं तो इनको यही लोग हैं, यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यही प्रेसिडेंट, यही इनकी मदद कर सकते हैं और कोई बाहर से तो आके इनकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। राजवाना साहब जरा मुझे बताइएगा, हाल ही में बड़ा तनकीद किया, बहुत ज़्यादा तनकीद की, खुलकर तनकीद की, हद से ज़्यादा तनकीद की कि पार्लियामान के फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, इदारों को कोई पार्लियामान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, पार्लियामान सुप्रीम है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा। छोटा सा क्लिप है, हम कोई उसको प्ले करते हैं, उसके साथ साथ कायरा साहब भी कह रहे थे, दोनों बैक टू बैक प्ले करते हैं, फिर मैं राजवाना साहब की तरफ जाती हूँ। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। अगर मुल्क को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर पार्लियामेंट मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, फिर डिक्टेट ना करें, फिर ड्रैग ना करें। पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामान की सुप्रीमसी को मानता कौन है? कायरा साहब क्या कह रहे थे, ये भी सुनते हैं। सियासी क्लास की भी बदकिस्मती है कि हम अपने केस, अपने रेजोल्यूशन, अपने मामला जो है बार बार अदालतों में ले जा रहे हैं। पार्लियामान के फैसले, असेंबलियों के फैसले असेंबलियों में होने चाहिए। बाकी सारे इदारे पार्लियामान से जन्म लेते हैं। हमें उन इदारों के पास जाके अपने फैसले, अपने तनाजात के फैसले नहीं कराने चाहिए, बल्कि हमारे फैसले पार्लियामान के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये एक रिवायत चल पड़ी है, अदालत भी इससे तंग है। ये जो रिवायत चल पड़ी है, क्या ये बेहतर रिवायत है आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। देखें, सियासतदानों को अपने मसले सियासी प्लेटफॉर्म से हल करने चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है अगर ऐसा हो, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। और माजी में भी ये एक रिवायत रही
के बीच में काकुर फार्मूला या क्या नहीं फार्मूला आप मसला है या उस तरफ पेशरफ्त हुई है, तो एक अच्छी बात है, ताकि सियासी मसाइल जो हैं वो सियासतदानों के हाथ से हल हों और उसमें नॉन पॉलिटिकल प्लेयर जो है उनका अमल दखल कम हो। लेकिन माजी करीब में ऐसा नहीं हुआ, फौरी तौर पे 100% ऐसा होना मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है। ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है। मैं राजवाना साहब का लिंक बहाल हो गया है, तो मैं राजवाना साहब, अभी कायरा साहब की भी हमने गुफ्तगू सुनी, ख्वाजा साद रफीक साहब, ये पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने चाहिए, लेकिन फिर आप लोग खुद जाके अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं और ये बात नहीं करें। आज पीएमएलएन ने दोबारा जो स्पीकर पंजाब असेंबली का मामला कि उनको कलअदम करार दे दिया जाए गैर आईनी था, फिर आप लोग लाहौर हाई कोर्ट चले गए। जरा मेरी अब इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत से बात कर दूं। पार्लिमान सुप्रीम है, अगर पार्लिमान के अंदर आइन के मुताबिक कोई कार्रवाई हो और आइन उस पर वाजे हो और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो और जो उस हुक्म पर अमल दरामद ना करे, चाहे हमारी पार्टी हो कोई पार्टी हो, तो फिर कौन जिम्मेवार है कि आइन के फैसले आइन के तहत पार्लिमान में ना कराने का कौन जिम्मेदार है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसी नेशनल असेंबली में अदम एतमाद का था। जिन इत्तेहादियों ने वोट देकर इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई वो पीछे हट गए। आर्टिकल 95 बड़ा वाजे है, उस पर बेशक इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ अपना बयानिया जो बनाते रहे, अदम एतमाद हो गया। उसके बाद जब अदम एतमाद से पहले जब वो वोटिंग नहीं कराई जा रही थी, आपको याद होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि मेरे पास चंद जज साहिबान आए, हम दरवाजा खटखटाने उस वक्त नहीं गए थे। इसमें प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लिमान की बात करो, अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत हो गया। 63 का रेफरेंस सदर साहब ने भेज दिया, वो अपनी जगह है, उसको एक तरफ रख दो। जब अदम एतमाद हो गया उसके बाद इमरान खान साहब वजीर आजम ना रहे, ना कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उनके वही इत्तेहादी जो उनके साथ थे हुकूमत बनाई, वो अब दूसरी जमातों के साथ मिलकर और पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। अब किसका फर्ज था कि पार्लिमान में बैठते, आर्टिकल 95 की पैरवी करते, पार्लिमान में बैठ के अपोजिशन का रोल अदा करते। क्या इस्तीफा देना पार्लिमान को मजबूत करने के मुतरादिफ है? क्या अगर आप इक़्तिदार से हट गए तो क्या लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन के नहीं बैठ सकते? वो भी पार्लिमानी रिवायात हैं, या ईवान कायदे ईवान या आप अपोजिशन के लीडर। तो ये सारी चीज़ें किसी सियासी जमात को एक तरफ रखते हुए देखना है कि कौन पार्लिमान से बाहर भागा, किसने पार्लिमान के फैसले को कबूल नहीं किया, किसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल नहीं किया। 70% वोट लेने वाली जमातें पार्लिमान में बैठी हैं, इनके साहब का इत्तेहादी पार्लिमान में बैठे हैं। पार्लिमान में बैठ के जो मर्जी ये कहें, इनको ज्यादा इनकी बात का वजन होता, अफरा तफरी का शिकार होके इस्तीफे दे के बाहर आ गए। अदालत में उस वक्त जाते हैं जब आदमी मजबूर होता है। 63A का दरवाजा खटखटाया सदर पाकिस्तान ने, उस पर उस फैसले पर मैं बतौर एक सीनियर वकील के मैं समझता हूँ कि उस पर हमारी भी एक राय है, पार्टियों की अपनी राय है, मेरी पार्टी की राय है। बात यह है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली आइन को रीराइट कर दिया, यानी कि आप अदम एतमाद का वोट तो दे सकते हैं, गिना नहीं जाएगा। ठीक है जी, गिने ना जाने से मुराद ये है कि आर्टिकल 95 रिडेंडेंट हो गया। ये प्योर आइनी और कानूनी बात कर रहा हूँ, इसमें सियासी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आप ये देखें, पंजाब असेंबली पे आ जाएं। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ, उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया ना, मगर हम हमारी पार्टी, हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे कभी वोट हमारे कट गए, पहले भी कट गए, अब जो मिले वो कट गए। अब हम तो उसी प्रोसेस का हिस्सा हैं, सूबाई असेंबली में बैठे हैं, अदालतों में जाएं मगर पार्लिमान का हिसाब से सूबाई असेंबली में बैठे हैं, अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। तो आइए पार्लिमान में बैठे। आखिरी बात कि इमरान खान साहब ब्रेक ले लूं माजरत के साथ, सर ब्रेक लेने दीजिएगा, वापस आती हूँ जी सर, थैंक यू सो मच। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस। तो पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने चाहिए, लेकिन फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की लंबी फहरिस्त है।
ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। कुछ बातें और इदारों के हवाले से भी हो रही हैं, इस हद तक भी हो रही हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल फैसलों में, यानी जो बंद कमरों में फैसले हैं वो अब इररेलेवेंट हो गए। इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और रफ़ीक राजवाना साहब, इसका जवाब आप जनरल साहब ने भी एक पॉइंट उठाया कि जो वफाक में जिसकी हुकूमत है उसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं है। इसकी पॉलिटिकली तो आप कोई ना कोई रिप्लाई करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, मुल्क को चलाना, आप समझते हैं कि इसमें मुश्किल होगा या मुश्किलात दरपेश होंगी? देखिए, मैं फिर उसी बात पे जाऊंगा जो एट द वेरी आउटसेट मैंने जहां से शुरू किया था, बिस्मिल्लाह की थी। अगर खान साहब पार्लियामान में होते, इस्तीफे ना देते, घर का झगड़ा घर में बैठे, घर से निकल के सड़क पे जाके फैसले नहीं होते, तो शायद देते कि सियासी में इस्तेकाम किसने फैलाया। मेरी नज़र, मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन करें, जो जवाब दें, जिसने भी देना दें। पार्लियामान में रह के एक आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया गया, गिराई गई, वो साइफर था, फलां था, उस पर भी फैसले आ गए, वो लंबी बहस हो चुकी है अब तक। अब बात ये है कि बाहर सड़कों पे निकल के लॉन्ग मार्च, जलसा जलूस, पार्लियामेंट से इस्तीफे देके अदम इस्तेकाम किसने फैलाया? फिर उसके बाद डायलॉग की ऑफर की जाती है, वो कहते मैंने नहीं बैठना, चोरों से हाथ नहीं मिलाना। भाई, पॉलिटिकल पार्टीज यही हैं, पॉलिटिक्स में प्लेयर्स यही हैं, प्ले ग्राउंड यही पाकिस्तान है। दहशतगर्दों से हाथ मिला लें जो मासूमों की जानें लेते हैं, जो हमारी पाक फौज के नौजवानों की, अफसरों की जानें लेते हैं, शोधा हैं जिन पर हमें फख्र है, उनसे तो हाथ मिलाया जा सकता है। हम भी तो वोट लेकर आए हैं, हमारी भी पार्लियामेंट में सीटें हैं, हम तो गाजिब होकर नहीं बैठे, बाकी जमातें बैठी हैं। भाई आ जाओ पार्लियामान में, खान साहब आओ, वी विल वेलकम यू। पार्लियामान में आओ, बैठ के बात करो, इलेक्शन की बात करनी है तो वहां बैठ के बात करें। अब बात यह है कि अदम इस्तेकाम कौन फैला रहा है, सड़कों पे कौन जा रहा है? कभी एक बात पे जश्न हो रहा है, कभी एक बात पे एहतजाज हो रहा है। खुदा के लिए इस मुल्क के अदम इस्तेकाम को सामने रखते हुए जो आइन के अंदर रोल है वो अदा करें। आइन से बाहर ट्रेवल करके, कानून से बाहर ट्रेवल करके आप, तो उस पर फिर आप एक जमात के कहने पे अदम इस्तेकाम भी पैदा कर दिया, सियासी अदम इस्तेकाम हो गया, माशी अदम इस्तेकाम। ये नहीं मैं कहता कि इमरान खान साहब की एक्सक्लूसिव काम है या इन्होंने फैलाया है। कुछ इंटरनेशनल हालात हैं, कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ साबका अदवार की बात है। तो अब इस वक्त क्या हम सियासत खेलें या हम पाकिस्तान की खेल खेलें? पाकिस्तान का खेल आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामेंट में खेला जा सकता है। सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करें, इलेक्शन पार्लियामेंट में बैठ के, इलेक्शन जल्दी होते हैं, हम तो रेडी हैं, बेशक आके कर लें, मगर बात यह है वहाँ पूरी जमातें हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एक जमात के कहने पर? सर, आप रेडी हैं अगर इलेक्शन के लिए, तो फिर हर्डल क्या है राजवाना साहब? आप अगर रेडी हैं इलेक्शन के लिए तो फिर हर्डल क्या है? आपने मेरी बात नहीं सुनी। पार्लियामान में और जमातें हैं, पार्लियामान में आके बैठे, वहाँ बात करें, तो सारों ने बताना है ना, अकेला पीएमएलएन ने तो नहीं कहना। अब तो आपने 11 के आपने डी नोटिफाई भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, आपने इस्तीफे कबूल कर लिए, वो चैप्टर तो मेरे ख्याल क्लोज हो गया। नहीं, इस्तीफे दे दिए, इतने अरसे से बुला रहे हैं स्पीकर साहब। जिन लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऐलान किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तकरीरें की, उनके इस्तीफे मंजूर तो होने थे, हमने तो रखे। हमसे मुराद ये है कि स्पीकर साहब ने रखे, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि आइए, असल जो जगह आपकी है वहां बैठे। सड़कों पे जगह नहीं है इस वक्त। जब कभी बात होगी तो क्या आपको इख्तदार से ही गर्ज है? क्या आप वजीर आजम ही रहना चाहते हैं? क्या आप लीडर ऑफ दी अपोजिशन नहीं रह सकते? लीडर ऑफ दी अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वहां पे आइन में गुंजाइश है, आइन ने ये प्रोवाइड किया हुआ है। क्या आपको इख्तदार ही चाहिए? उसी फिक्र में पड़े रहेंगे चाहे मुल्क जहां भी चला जाए? पार्लियामान जिंदा है, पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, आ जाइए। ठीक है जनरल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, जरा इस पे क्विक रिस्पॉन्स ले लूं अली मोहम्मद साहब से, फिर आपकी तरफ आती हूँ। अली साहब, इस पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। देखिए, मुल्क में अफरा तफरी तो जाहिर है आज की इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाई, इनके पास अक्सरियत नहीं थी, और पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार ही हो रहा है कि एक जमात जो कि बड़ी जमात है, जिसका वजीर आजम इन्होंने बनाया है, वो माइनॉरिटी जमात है। सबसे ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ के पास हैं, आज भी हैं, और ये राइट तहरीक इंसाफ का था कि नॉर्मली होता भी माजी में यही रहा कि जिस जमात के पास, एक जमात के पास ज्यादा सीटें हों, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है हुकूमत बनाने की।
अब जिस तरीके से बैन अल-अक़वामी ईमा पे ये सारा रजीम चेंज हुआ है, अब ये कोई ओपन ज़ाहिर है, ओपन सीक्रेट है, सबको इसका पता है कि मरासला आया और ये सारी गेम हुई। पाकिस्तान में अभी अदम एतमाद आया भी नहीं था और अमेरिका बहादुर को पता था कि अदम एतमाद आ रहा है, ना सिर्फ आ रहा है बल्कि हटाना भी है इस आदमी को, कि भाई इमरान खान साहब को हटाओ। आखिर इमरान खान साहब ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि अमेरिका वहां 7 समुद्र पार बैठ के कह रहे हैं कि हटाओ? किसको कह रहे हैं कि हटाओ और क्यों कह रहे हैं कि हटाओ, और क्यों हम किसी गैर मुल्की ताकत को इजाजत देते हैं, हालांकि इनको खुद को नहीं पता था कि अदम एतमाद ला रहे हैं। तो वो तो इन्होंने किया कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन में जो है ये यूज हुए सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए। और बाकी जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है तो आप कर लेते 125 से आप एक्सेप्ट कर लें। मंडे को शायद इस पर हम जाएं भी कि भाई आपने अगर एक्सेप्ट करने तो 125 के 125 एक्सेप्ट करें ताकि नए इलेक्शन की तरफ हम सब जाएं। तो अगर इनका इरादा ये था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइज को एंगेज करना चाहते थे, फिर इन्होंने इस्तीफे क्यों एक्सेप्ट किए? तो ये दोगली पॉलिसी नहीं चलती कि एक तरफ आप इस्तीफा एक्सेप्ट करें, फिर कहीं आए पार्लियामान में बैठे बात करें। तो इसी वजह से जो है पाकिस्तान का सियासी कल्चर जो मैच्योर नहीं होता कि अगर आपने नए इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर आके बात करें, नहीं करना तो फिर आप सारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें ताकि एक बार में सारे इलेक्शन दोबारा हो जाए।